हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनस प्लस एकेडमी। सो इस लेक्चर में हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पॉसिबल है आ सकता है वो करवाएगा। क्योंकि अगर तुम प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर को देखेगा, हार्डली कोई एक या दो क्वेश्चंस कॉमन आया, बाकी सब अनकॉमन ही था। मतलब हर साल, मतलब एवरी ईयर न्यू क्वेश्चन ही आया है। हार्डली कोई एक साल में कॉमन आया, वो अगर लक अच्छा था तो सिंस इस बार लॉकडाउन भी है तो क्या पता कॉमन आ जाए, पर फिर भी करवाता है। मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखो। और इस लेक्चर के बाद हम हाथों हाथ कट पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बना लिया है, तो वो भी अपलोड कर देगा। तो देखो, देखता है। नंबर 1, ए ग्राफ जी विथ पी पॉइंट्स। तो एक ग्राफ है जिसमें पॉइंट्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है, पी है। वेट, एंड डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू पी माइनस 1/2। डेल्टा क्या था? डेल्टा हम लोग का था मिनिमम डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। डेल्टा था हम लोग का मिनिमम डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। मतलब ये है, ये ग्राफ में जितना भी वर्टेक्स है सबका मिनिमम डिग्री तो p माइनस 1/2 होगा ही होगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर p माइनस 1/2 होगा ही होगा। तो ठीक है, ओके फाइन। सो बोल दिया मिनिमम डिग्री p माइनस 1 है। तो हम लोग को क्या बताना है? देन g इज कनेक्टेड। अगर मिनिमम डिग्री p माइनस 1/2 होगा और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स p पॉइंट्स होगा तो g कनेक्टेड दिखाना है। सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग पिछला लेक्चर में भी किया हुआ है। जस्ट पी का जगह ट्वाइस एन पॉइंट्स था। तुम लोग अगर अच्छे से देखेगा तो क्या हुआ, बट फिर हम समझा देते हैं। तो हम लोग इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेगा। लेट जी इज नॉट कनेक्टेड। तो अगर जी कनेक्टेड नहीं है देन, वेट ए सेकेंड, अगर जी कनेक्टेड नहीं है देन कलर, अगर जी कनेक्टेड नहीं है देन जी हैज मोर देन वन कंपोनेंट्स। डेफिनेटली मोर देन वन कंपोनेंट्स होगा। क्यों? जी कनेक्टेड नहीं है। तो लेट जी हैज के कंपोनेंट्स, हम मान लेते हैं लेट जी के पास के कंपोनेंट्स हैं। तो सिंस minimum degree is greater than or equal to p minus 1/2, then each component of G must have at least p minus 1/2 plus 1, which will be equal to, अगर LCM करेगा, p plus 1/2 वर्टिसेस होगा। तब ये p minus 1/2 में प्लस 1 क्यों किया, इसका रीजन हम बताता तुमको। तो सपोज हम बोल देता है इसमें जे मिनिमम डिग्री, इसमें हर एक वर्टेक्स का मिनिमम डिग्री 4 है। मिनिमम डिग्री 4 है, हम बोल देता है, सॉरी 3 है। हम बोल रहे हैं मिनिमम डिग्री इसमें 3 है। तो ऑब्वियस सा बात है, तो इस वर्टेक्स को में से ज्वाइन करेगा, इस वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा, इस वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा। तो तुम देख सकता है इस वर्टेक्स का मिनिमम डिग्री 3 हुआ, पर सिंस इसका मिनिमम डिग्री 3 हुआ तो डेफिनेटली ये 3 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है। तो 3 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है और खुद ये एक वर्टेक्स है। तो इस कंपोनेंट में टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हुआ? 4 हुआ या नहीं हुआ? मतलब डिग्री 3 था पर नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हुआ? 3 + 1 विच इज 4। तो एक कंपोनेंट में अगर, तो यही बोला कि ईच कंपोनेंट में एटलीस्ट p माइनस 1/2 डिग्री है। इसमें बोला हम 3 डिग्री है, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हुआ? 4 हुआ। बिकॉज 3 डिग्री होने के कारण 3 के साथ एडजेसेंट होगा और एक वर्टेक्स वो खुद होगा, तो टोटल 4 हो जाएगा। तो मतलब खुद को ऐड करना है। तो सेम केस यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी हम वही बोला कि ईच कंपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट p माइनस 1 प्लस 1 वर्टिसेस। क्यों? क्योंकि हर एक वर्टेक्स का p माइनस 1/2 डिग्री था। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर हर एक वर्टेक्स का p माइनस 1/2 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली वो p माइनस 1/2 वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट होगा, और वो खुद भी एक वर्टेक्स है उस कंपोनेंट में। तो टोटल वर्टेक्स होगा p माइनस 1/2 प्लस 1, और तुम एलसीएम लेगा तो ये बनेगा p प्लस 1/2। तो हम बोल सकते हैं एक कंपोनेंट में p प्लस 1/2 वर्टिसेस है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। तो हमको पता चल गया एक वर्टेक्स में p माइनस p प्लस 1/2 वर्टेक्स है। अब हम इसमें क्या बोले थे? इसमें 4 वर्टेक्स है। हम इसमें निकाला था वो 4 वर्टेक्स है। सिमिलरली इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, डॉट 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 k टाइम्स है। अब दो, सिंस 4 वर्टेक्स 4 वर्टेक्स 4 वर्टेक्स k कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली k टाइम्स होगा। तो हम टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या बोलेगा? ऑब्वियस से बात है 4k बोलेगा। क्यों? क्योंकि ईच कंपोनेंट में 4 4 4 वर्टेक्स है। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज ईच कंपोनेंट में 4 4 वर्टेक्स हम निकाल दिया, तो सिंस टोटल k कंपोनेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या होगा? 4 × k। सिमिलरली सिंस यहाँ पे बोल ही दिया है कि ईच वर्टेक्स में ईच कंपोनेंट में p प्लस 1/2 वर्टेक्स है। हम अभी भी यहाँ पे निकाला है, देखो p प्लस 1/2 वर्टेक्स है ईच कंपोनेंट में। तो ऐसा कितना कंपोनेंट है? k कंपोनेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होगा?
k इंटू पी प्लस वन बाई टू। तो हम ये लिखा, देखो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस विल बी k इंटू पी प्लस वन बाई टू, बट k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 होना पड़ेगा अगर g कनेक्टेड है, तो k मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हम यहीं से लिखिएगा k प्लस वन बाई टू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 p प्लस वन बाई टू। हम बस k का जगह 2 लिख दिया, क्यों? क्योंकि k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब तुम देख सकते हो 2 कैंसिल हो गया, विच इज p प्लस वन। तो p प्लस वन निकला हम लोग का टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, मिनिमम टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, बट हम लोग को क्वेश्चन में ही बोल दिया जो p पॉइंट्स है, तो मेरा कैसे p प्लस वन निकलेगा? तो विच इज ग्रेटर देन बी, ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, क्यों? क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन है p पॉइंट्स है, और हम यहाँ पे बता दिया जो मेरा टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस मिनिमम p प्लस वन होगा, बिकॉज हम ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस वन दिखा रहा है, तो मिनिमम p प्लस वन होगा, हम बोल ही दिया। पर हम बोल रहे मेरे पास p है और हम दिखा दे एक ज़्यादा है क्योंकि प्लस वन हो रहा है, तो हेंस कॉन्ट्राडिक्शन निकला। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों निकला? क्योंकि हम ये वाला गलत पकड़ा, जी इज नॉट कनेक्टेड, तो देयरफॉर जी इज कनेक्टेड। यही वाला सब हम लोग पिछला क्लास में भी क्या हुआ है, पिछला लेक्चर में तुम लोग देख सकते हो वापिस उसमें भी। तो ये था नंबर 1। नेक्स्ट जाता है नंबर 2। देखो, इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, देन जी हैज ए पाथ ऑफ लेंथ के। डेल्टा जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के का मतलब है कि जी में जितना भी वर्टेक्स है उसका मिनिमम डिग्री के है, उसका मिनिमम डिग्री के है। तो मिनिमम डिग्री के है मतलब वो वर्टेक्स के वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट है, वो वर्टेक्स और के वर्टेक्सेस के साथ एडजेसेंट है। मीनिंग ये देखो, हम पकड़ लेता है, लेट v1 बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो ये v1 हम पकड़ लिया। लेट अस चूज v2 एडजेसेंट टू v1। तो हमें एक v2 पकड़ रहा है विच विल बी एडजेसेंट टू v1। देखो, तो हमें एक v2 पकड़ लिया जो एडजेसेंट टू v1 होगा। नाउ since delta g is greater than or equal to k, then there exists k minus 1 vertices other than v1। तो ये देखो, since delta g is greater than or equal to k, then there exists k minus 1 vertices other than v1 which are adjacent to v2। तो हम लोग को बोल रहा है v2 का मिनिमम डिग्री k बोल ही दिया, और मिनिमम डिग्री k मतलब क्या है, v2 ऑलमोस्ट k वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट हो रहा है, जिसमें से हम एक तो दिखाई दिया, तो बचा और कितना, k माइनस वन बच गया। तो उस k माइनस वन में से हम पकड़ लेता है एक वर्टेक्स v3 है, हम बस वही किया है, वो k माइनस वन से हम पकड़ लेता है। सपोज वो k माइनस वन में एक वर्टेक्स v3 भी है जिसके साथ ये v2 एडजेसेंट है। तो देखो, v2 v1 के साथ एडजेसेंट था ही, अब v2 v3 के साथ भी है, क्योंकि हम v3 एक पकड़ लिया जो k माइनस वन वर्टिसेस में आता है। तो सिमिलरली हमको v3 मिल गया। नाउ वी चूज v3 एडजेसेंट टू v2, हम v3 पकड़ लिया। Similarly, there exists k minus 1 vertices other than v2 which are adjacent to v3। तो सिंस मिनिमम डिग्री k है तो v3 का भी मिनिमम डिग्री k होगा। तो मिनिमम डिग्री k है मतलब ये मिनिमम k वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट है, पर ऑलरेडी एक वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट हो गया, तो ये भी k और k माइनस वन के साथ एडजेसेंट होना पड़ेगा। तो हम पकड़ लेता है उस k माइनस वन वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स है v4, हम पकड़ लेता है तो उस k माइनस वन वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स है v4 जिसके साथ ये एडजेसेंट हो रहा है। तो सिमिलरली हम लोग कंटिन्यू करेगा तो हम ऐसे 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 सबके साथ दिखा सकेगा, और फाइनली ये वीके तक दिखा सकेगा एंड वीके प्लस वन तक दिखा सकेगा। तो हम वो लिखेगा, इन दिस वे वी कैन चूज v4 v5 v6 डॉट डॉट वीके प्लस वन सच दैट vk plus 1 is adjacent to vk। फाइनली हमको मिलेगा vk plus 1 adjacent to vk and we can continue and so on, और ऐसे कंटिन्यू कर सकता है। and hence this process create a path v1 to vk plus 1 of length k। तो देखो, v1 से v2 बना, v2 से v3 बना, v3 से v4 बना, v4 से डेफिनेटली v5 बनेगा, ऐसे कर करके vk से vk plus 1 बनेगा और vk से vk plus 1 बन जाएगा। तो तुम देख सकता है टोटल v1 से लेके vk plus 1 तक हमको एक पाथ मिल गया और जिसका लेंथ डेफिनेटली k है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जी हैज ए पाथ ऑफ लेंथ के। तो यही था तुम्हारा थ्योरम, कुछ नहीं है इसमें। हम लोग एक एक पॉइंट जनरेट कर करके पाथ क्रिएट किया, इसका कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोग को पाथ क्रिएट करना है, तो हम पाथ क्रिएट करके दिखा दिया। ओके, नहीं समझा तो तुम लोग व्हाट्सएप में हमको पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन ए ग्राफ जी इन ए यूवी वाक कॉन्टेन्स यूवी पाथ। तो कोई भी वाक ले लो ग्राफ जी में, उसमें ऑब्वियस सा बात है यूवी पाथ होगा ही होगा। So we prove this result by induction, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ऑन द लेंथ ऑफ द वाक। हम लोग लेंथ ऑफ द वाक को वेरिएबल बना रहा है। तो सपोज एनी वाक ऑफ लेंथ 0 और 1 इज ऑब्वियसली ए पाथ। क्यों? एक एनी वाक ऑफ लेंथ 0 और 1, तो आ गया, सॉरी, सपोज एक वर्टेक्स लेता है तो लेंथ 0 होगा, मतलब क्या, एक वर्टेक्स में लेंथ 0 मतलब इसमें कोई एजेस ही नहीं है, तो डेफिनेटली एक वाक है क्योंकि यहीं पे खड़ा रहेगा।
फिर जब हम बोल देगा लेंथ 1 है तो ये ऐसे भी ले सकता है, 2 वर्टेक्स ले लो, ये लेंथ 1, तो ये लेंथ 1 का एक वाक बन गया और ये डेफिनेटली एक पाथ है, ऑब्वियसली बात है ये डेफिनेटली एक पाथ है। तो हम बोल सकता है फॉर n इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ द वाक लिया ना, तो फॉर n इक्वल टू 1 और 0 इट इज ऑब्वियसली ए पाथ। तो अगर n इक्वल टू 1 यानी नंबर ऑफ यानी कि लेंथ 1 होता है, देखो लेंथ 1, 2 वर्टेक्स, ये u ये v, तो लेंथ 1 हुआ तो डेफिनेटली इट इज ए पाथ बिकॉज हमको यूवी पाथ दिख रहा है। तो नाउ एज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वाक्स ऑफ लेंथ लेस देन n। तो हम अब पकड़ लेगा जे सिंस n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो कोई भी लेंथ n से कम के लिए भी ट्रू होगा, हम ये पकड़ लिया। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन, जहाँ पे हम n इक्वल टू k और n इक्वल टू k प्लस 1 नहीं करता है, हम पकड़ लेता है जी n से छोटा के लिए ट्रू है और हम लोग को दिखाना पड़ता है n के लिए भी ट्रू है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। सो तुम ये देख सकता है नाउ एज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वाक ऑफ लेस देन n ऑफ लेंथ लेस देन n। तो हम पकड़ लिया कि सिंस 1 के लिए ट्रू हो गया तो n से नीचे के लिए भी ट्रू होगा और हमको दिखाना है n के लिए भी ट्रू है। तो हम पकड़ लेगा इफ सॉरी okay if u equal to u0 u1 u2 dot 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 u1 equal to v, p uv वाक ऑफ लेंथ n। तो हम एक uv वाक पकड़ लिया जिसका लेंथ n है, हम एक uv वाक पकड़ लिया जिसका लेंथ n है। तो इफ ऑल ui's आर डिस्टिंक्ट, अगर सारा ui डिस्टिंक्ट हुआ तो डेफिनेटली एक पाथ होगा, अगर सारा ui डिस्टिंक्ट होगा ये डेफिनेटली एक पाथ होगा। सॉरी ये तो लेंथ लेस देन n के लिए बताया था un-1, हम जो ये पकड़ा फॉर ऑल वाक ऑफ लेंथ लेस देन n के लिए ट्रू है, तो ये रहा हम u0 से लेके un-1 तक पकड़ लिया जिसका लेंथ लेस देन n है, ओके जिसका लेंथ लेस देन n है, तो इसके लिए ये बोल दिया था। तो ठीक है, जब अगर ui डिस्टिंक्ट हुआ मतलब सारा ui डिस्टिंक्ट हुआ तो डेफिनेटली डिस्टिंक्ट वर्टेक्स है, और डिस्टिंक्ट वर्टेक्स है मतलब क्या, डेफिनेटली वो वाक को पाथ होना पड़ेगा। बट वो वाक पाथ कब नहीं होगा, जब वर्टेक्स डिस्टिंक्ट ना हो। तो हम वही पकड़ लिया इफ नॉट देयर एग्जिस्ट आई एन जे सच दैट ui इक्वल टू यूजे। तो अगर पाथ में वो वर्टेक्स डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब कोई 2 वर्टेक्स है जो सेम रहा होगा, इसलिए हम लोग वर्टेक्स डिस्टिंक्ट नहीं बोला, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 ये डिस्टिंक्ट एक पाथ है जहाँ पर ये वर्टेक्स डिस्टिंक्ट है। तो अगर वर्टेक्स डिस्टिंक्ट नहीं है मतलब यहाँ पे भी v1 रहा होगा, यहाँ पे भी v1 रहा होगा, तो ये दोनों पॉइंट v1 रहा होगा मतलब वर्टेक्स डिस्टिंक्ट नहीं रहा। तो वही हम बोल रहे हैं सपोज if not then there exists I and j such that ui equal to uj for 0 less than equal to 1 less than I, j less than n। तो हम पकड़ लिया कोई ui और कोई uj इक्वल है, तो ये रहा ui सॉरी ये रहा ui और ये रहा uj, ये दोनों इक्वल है, हम मान लेता है ये दोनों, कोई भी ए नहीं हो सकता है। नाउ u इक्वल टू u0 u1 u2 डॉट ui uj प्लस 1। तो अब देखो वेट ए सेकेंड, wait a second, ओके या तो जब ui को uj बन गया तो तुम बोल सकता है ये दोनों एक ही वर्टेक्स हुआ, सेम वर्टेक्स है। तो uj प्लस 1 अगर uj से कनेक्टेड था तो सिंस ये दोनों सेम है तो uj प्लस 1 ui से भी कनेक्टेड होगा। हम फिर से बताते थे, एक बार रिपीट करता है, देखो सॉरी शिट, हम फिर से बोल देता है जे ui और इक्वल टू uj है, मीनिंग ये है कि हम सपोज ui को ही गायब कर देता है, मीनिंग वो ये जे सपोज हम uj को ही गायब कर देता है तो डेफिनेटली ये ui ही uj हुआ मेरा, ये ui ही uj होगा क्योंकि हम बोल ही दिया ui इक्वल टू uj। तो सीधा सा बात है ये uj प्लस 1 ui के साथ कनेक्ट हो या uj के साथ हो, बात एक ही है। तो ui इक्वल टू uj होने पर भी हमको एक पाथ मिल ही जाएगा। कैसा पाथ, देखो नाउ u इक्वल टू u0 u1 u2 डॉट ui uj प्लस 1, ui के बाद uj प्लस 1 जंप मारा, ui के बाद uj प्लस 1 डॉट 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 un इक्वल टू v डॉट 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 un इक्वल टू v इज ए uv वाक ऑफ लेंथ लेस देन n। तो जैसे ही हम uj को हटा दिया तो ये भी एक uv वाक ही रहा पर इसका लेंथ
n से कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हम एक वर्टेक्स को गैप कर दिया, मतलब उसको हटा दिया बिकॉज इक्वली था। तो हटाने के कारण ऑब्वियस सी बात है एक या दो एज कम गया होगा। तो एक या दो एज कम गया हो गया, मतलब जो हम ये n लेंथ का वाक पकड़ा था वो n से कम हो गया, तो हम वो लिखा n से कम हो गया। पर जब n से कम होता है तो हम ऑलरेडी पकड़ लिया कि अगर n से कम होगा तो रिजल्ट इज ट्रू। रिजल्ट इज ट्रू मतलब n से कम के लिए वो यूवी पाथ कंटेन करेगा। मीनिंग यही है कि अगर n से कम होता है तो हम बोला था नाउ एज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू, दैट मीन्स अगर n से कम होता है तो वो यूवी पाथ कंटेन करेगा। और सिंस यूवी पाथ कंटेन कर रहा है देन विच बाय हाइपोथेसिस कंटेन्स यूवी पाथ, मतलब ये है कि सिंस ये वाला पार्ट ही यूवी पाथ कंटेन कर रहा है, ये हम सीधा ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे 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 कनेक्ट कर दिया, और ये कहीं पे वापस यूआई के साथ कनेक्टेड है, अलग बात है। पर सिंस ये तो कंटेन कर रहा है यूवी पाथ, तो ये वाक जो भी रहा होगा, जैसे भी आया होगा, तो ये यूवी पाथ जो हमको मिला वो उस वाक का अंदर ही रहा होगा, वो उस वाक का अंदर ही रहा होगा। जो बड़ा वाला वाक हम लोग क्रिएट मैंने पकड़ा था U2V का, ये जो हम लोग नया वाक बनाया लेस देन n का, वो बड़ा वाला वाक के अंदर ही था। तो सिंस जो लेस देन n वाला अगर यूवी पाथ कंटेन करता है तो बड़ा वाला भी कंटेन करेगा ही, बिकॉज लेस देन n भी बड़ा वाला के अंदर है, जिसके कारण यूवी पाथ कंटेन करेगा। तो हम वो लिखा विच बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस कंटेन्स यूवी पाथ, हैंस द थ्योरम। आई गेस थोड़ा समझाने में वैसे हुआ होगा, तो अगर समझ में नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेडली वापस एक बार देख लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, एक बार भी आया नहीं है इसलिए। ओके, नेक्स्ट जाता नंबर 4। इन ए कनेक्टेड ग्राफ एनी टू लॉन्गेस्ट पाथ हैव ए पॉइंट इन कॉमन। देखो, लेट G be a connected graph and P and Q are the longest path that have at least one vertex in common। तो हम जो क्वेश्चन में बोला था इन ए कनेक्टेड ग्राफ एनी टू लॉन्गेस्ट पाथ, तो वो टू लॉन्गेस्ट पाथ को हम नाम के देते हैं P and Q, और हैव ए पॉइंट इन कॉमन बोल दिया तो ठीक है, हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन पकड़ लिया। तो हम लोग को वही दिखाना है। तो सपोज P and Q हैव नो वर्टेक्स इन कॉमन, तो हम पकड़ लेते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ही दिखाएगा हम इसमें भी। सपोज P and Q हैज नो वर्टेक्स इन कॉमन, अगर P और Q कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा, दैट इज मॉड ऑफ PQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q। मीनिंग ये है नंबर ऑफ मॉड ऑफ P से यहाँ पे मतलब है लेंथ ऑफ P या फिर नंबर ऑफ वर्टेक्स इन P विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ Q। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों लॉन्गेस्ट है, तो दोनों लॉन्गेस्ट है मतलब दोनों को बराबर ही होना पड़ेगा, बिकॉज अगर दोनों बराबर नहीं हुआ, ये और ये बराबर नहीं हुआ, तो दोनों में से डेफिनेटली कोई एक बड़ा होगा। तो सिंस दोनों लॉन्गेस्ट है तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है मतलब दोनों में नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ एजेस दोनों इक्वल है। तो वही लिखा हम, सॉरी तो हम वही लिखा कि मॉड ऑफ P इक्वल टू मॉड ऑफ Q, दैट इज लेंथ ऑफ P इज इक्वल टू लेंथ ऑफ Q एंड P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू 5। तो P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू 5 इसलिए लिखा बिकॉज दोनों में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है। नाउ सिंस G इज कनेक्टेड देयर एग्जिस्ट ए पाथ R जॉइनिंग टू वर्टेक्सेस U and V where U is on P and V is on Q। तो हम क्या कर लिया, U को P में पकड़ लिया और देखो V को हम Q में पकड़ लिया, देखो V को हम Q में पकड़ लिया, U को V में पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद हमको मालूम है ये P और Q एक ही ग्राफ G में है, तो सिंस G इज कनेक्टेड है तो डेफिनेटली P और Q भी एक पाथ से कनेक्ट होना पड़ेगा। सपोज अगर P और Q पाथ से कनेक्ट नहीं हुआ तो ये ग्राफ डिसकनेक्टेड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खाली पड़ जाएगा, यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं, तो ये खाली पड़ेगा मतलब ये डिसकनेक्टेड बन जाएगा। पर G कनेक्टेड है, तो G कनेक्टेड है मतलब ये P और Q भी कनेक्ट होना पड़ेगा। तो पकड़ लिया, सपोज U P में है और V Q में है, और ये कनेक्टेड किससे है, R से। इस पाथ का नाम दे दिया हम R, इस पाथ का नाम दे दिया हम R, तो ये R से कनेक्टेड है। ओके, एंड नो इंटीरियर वर्टेक्स ऑफ R बिलोंग्स टू P एंड Q। नो इंटीरियर वर्टेक्स मतलब R का अंदर जो जो वर्टेक्स है, यहाँ सब यहाँ रहा होगा, सपोज कोई सपोज यहाँ रहा होगा, कोई सपोज यहाँ रहा होगा, कोई सपोज यहाँ रहा होगा, जितना भी रहा होगा वो डेफिनेटली P और Q में नहीं होगा। क्यों? P और Q में सिर्फ U और V है जो R को कनेक्ट कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। सपोज P इक्वल टू P1 यूनियन P2 इज डिवाइडेड टू टू सब पाथ्स P1 एंड P2 सच दैट P1 इंटरसेक्शन P2 इक्वल टू U। मीनिंग ये है ये हम इसको P1 नाम दे रहा है और इसको P2 नाम दे रहा है, सिमिलरली इसको Q1 नाम दे रहा है, इसको Q2 नाम दे रहा है। Q1 Q2 P1 मतलब क्या है, P1 हो गया इस पॉइंट से लेके U तक का पाथ जिसको हम लोग सब पाथ नाम दिया है, और P2 क्या है, U से लेके यहाँ तक का सब पाथ जिसको हम नाम दिया P2। सिमिलरली Q1 क्या हुआ, यहाँ से लेके V तक एक पाथ एंड V से लेके यहाँ तक एक पाथ जिसको हम नाम दिया Q2। तो Q1 और Q2 दिया है, तो डेफिनेटली P1 और P2 को मिला के ही हम लोग का P बन रहा है एंड Q1 एंड Q2 को मिला के ही हम लोग का Q बन रहा है। ओके, और तुम देख सकते हैं P1 में
यहाँ से लेके U तक गया और P2 में U से लेके यहाँ तक गया, तो ऑब्वियसली बात है P1 और P2 में U कॉमन है, P1 और P2 पाथ में दोनों U कॉमन है, तो हम वही लिखा P1 इंटरसेक्शन P2 इक्वल टू U। सिमिलरली Q1 और Q2 में भी V कॉमन है, इसलिए हम Q1 इंटरसेक्शन Q2 इक्वल टू V लिख दिया। नाउ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी mod of P1 is greater than or equal to P2 and mod of Q1 is greater than or equal to Q2। मीनिंग है कि P1 और P2 दो पार्ट डिवाइड किया, तो डेफिनेटली P1 का या P2 का दोनों में से किसी एक का तो लेंथ बड़ा होगा ही होगा। यहाँ पे mod ऑफ P1 का मतलब है लेंथ, mod देना मतलब लेंथ ऑफ द पाथ, तो वही, तो P1 लो या P2 लो, किसी एक का बड़ा होगा, तुम P2 का बड़ा पकड़ो या P1 का बड़ा पकड़ो, तुम्हारा मर्जी। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कहा गया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी mod of P1 greater than or equal to mod of P2, मतलब length of P1 must be greater than or equal to length of P2। Similarly Q1 को हम बड़ा पकड़ लिया, तो thus we can find a path P1 U R V Q1 which is longer than P and Q, hence a contradiction। मतलब ये है जब हम बोल देगा P1 बड़ा है और Q1 बड़ा है, तो डेफिनेटली ये जो P1 U फिर ये R, ऐसा फिर से हम बता देता है, कहाँ गया, डेफिनेटली ये जो बन रहा है ये P1 U R V एंड Q1, ये नया पाथ बना, ये P1 और Q1 P और Q से भी बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि बीच में R आ गया, तो बीच में R होने के बाद कारण ये P और Q से बड़ा हो जाएगा, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हम बोल ही दिया P और Q लॉन्गेस्ट है, तो सिंस P और Q लॉन्गेस्ट है तो ये जो हमको नया मिला ये ऑब्वियस सा बात है बड़ा नहीं होगा, तो विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। हैंस जो हम लोग पकड़ा P एंड Q हैज नो वर्टेक्स इन कॉमन, ये गलत है, तो डेफिनेटली P और Q में वर्टेक्स कॉमन होना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है नंबर 5। A graph G is connected if and only for any partition of V into two subsets V1 and V2 there is a line of G joining a point of V1 with a point of V2। मतलब यही बोला जे एक ग्राफ अगर कनेक्टेड है तो डेफिनेटली कोई भी पार्टीशन लो V को किसी भी पार्टीशन में डिवाइड कर लो, सपोज ये रहा V1 एंड V2, सिंस ये दो कनेक्टेड है तो ये दो का बीच में एक एज होना ही पड़ेगा, मतलब एक लाइन होना ही पड़ेगा जो ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, हम लोग को वही प्रूफ करना है। और तुम अगर बेसिकली देखेगा तो ऑब्वियसली होना पड़ेगा, अगर ये नहीं होगा, सपोज ये अगर नहीं है, ये अगर नहीं है, वेट अ सेकंड, ये अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली ये डिसकनेक्टेड बन जाएगा और जी कनेक्टेड प्लान, तो यही प्रूफ करना और कुछ खास टफ नहीं है, तो हम लोग वही पकड़ेगा सपोज G is connected, let V equal to V1 union V2 be the partition of P into two subsets and let U belongs to V1 and V belongs to V2। देखो हम U पकड़ लिया V1 में, V पकड़ लिया V2 में। Since G is connected then there exists a UV path in G such that U equal to V0 V1 V2 V3 dot equal to Vn, so there exists a Vi equal to V1 belongs to and Vi plus 1 belongs to V2 such that Vi plus 1 is the edge in UV path that connect the two sets V1 and V2, hence that theorem। मीनिंग ये है, तो हमको मालूम है सिंस ये कनेक्टेड है तो डेफिनेटली एक यूवी पाथ होना पड़ेगा, तो यूवी पाथ होने के लिए नॉट नेसेसरी यू और वी ही कनेक्टेड हो, क्योंकि हमको मालूम है क्या पता वो यहाँ पर कहीं कनेक्ट हो के लास्ट में वी आई में आया, वी आई से वी आई प्लस 1 में गया, फिर यहाँ पे बहुत सारा वर्टेक्स में कनेक्ट होकर लास्ट में वी में गया। देखो क्या बोला है, यू में बहुत सारा वर्टेक्स हो सकता है, मतलब वी वन में जहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका होगा, कनेक्ट कर करके लास्ट में वी आई में आया, तो ये वी आई से वी आई प्लस 1 में डेफिनेटली गया होगा, उसके बाद वी आई प्लस 1 से कहाँ जाके लास्ट में वी में कनेक्ट हुआ होगा, तो ये भी एक यूवी पाथ है। तुम डायरेक्टली यू और वी को भी कनेक्ट कर सकता है, पर वो एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा, हम लोग को पर्टिकुलर केस नहीं चाहिए, तो तुम देख सकता है फाइनली वी आर और वी आई प्लस 1 एक लाइन से कनेक्टेड हो गया, हैंस कोई भी दो डिस्जॉइंट सेट को हम लोग एक लाइन से कनेक्ट कर सकता है, तो हैंस दैट थ्योरम यही था। कॉन्वर्सली भी इजी है, conversely we have to show that if there is a line of G joining a point V1 with a point V2 then G is connected। हम लोग को ये दिखाना है कि ये लाइन है, और अगर ये लाइन है तो डेफिनेटली G कनेक्टेड होगा। ये पार्ट मत लिखना, ये जो हम ब्रैकेट में दिया ये नहीं लिखने से भी चलेगा, ये जस्ट हम एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, तो लिखा है साइड में नो नीड टू राइट। तो लेट G बी नॉट कनेक्टेड, हम पकड़ लेते हैं लेट G बी नॉट कनेक्टेड, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू कंपोनेंट, तो एटलीस्ट टू कंपोनेंट होगा। इफ V1 इज वन ऑफ द कंपोनेंट देन से V2 बी द सेट कंटेनिंग द रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस, तो हम पकड़ ले सपोज ये V1 एक कंपोनेंट मान लिया, एंड
V2 हो गया बाकी सारा कंपोनेंट्स का, जितना भी कंपोनेंट्स फॉर्म होगा वो सारा कंपोनेंट्स का वर्टिसेस को V2 कंटेन कर लिया, मान लिया। अब ये V2 में बहुत सारा कंपोनेंट्स हो सकता है, नो डाउट, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, पर हम V1 कंपोनेंट को एक तरफ रख लिया, बाकी सारा कंपोनेंट को एक तरफ रख लिया, जिसको हम V2 नाम दे दिया। तो क्लियरली देयर इज नो लाइन बिटवीन V1 एंड V2। तो क्लियर सा बात है, ये V1 एक कंपोनेंट है, V2 अलग एक कंपोनेंट का कलेक्शन है, तो V1 और V2 का बीच में लाइन नहीं होना चाहिए, बिकॉज G इज डिसकनेक्टेड। पर हम लोग का क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है देयर इज ए लाइन विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो मतलब गलत साबित हो गया, तो हैंस G इज कनेक्टेड। ये इतना ही था। इसमें दो पार्ट था, क्योंकि इसमें इफ एंड ओनली इफ बोला, तो पहला पार्ट में हम कनेक्टेड पकड़ा और लाइन दिखाया, दूसरा पार्ट में हम लाइन है बोल के पढ़ा और कनेक्टेड दिखाया। कनेक्टेड कैसे दिखाया, कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया, वही हम पकड़ लिया। सपोज G इज नॉट कनेक्टेड, और G अगर नॉट कनेक्टेड है तो सीधा सा बात है दोनों कंपोनेंट का बीच में लाइन नहीं होगा, पर क्वेश्चन में गिवन है लाइन होगा, क्वेश्चन मतलब ये वाला पार्ट में, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये एकदम सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था। डाउट हुआ हो तो हमको पूछ सकता है तुम लोग। नंबर 6, ये थोड़ा लंबा भी आई गेस, यस, फिर 7 भी थोड़ा बड़ा है, तो देखते हैं 6। ए क्लोज्ड वाक ऑफ ऑड लेंथ कंटेन्स एन ऑड साइकिल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का चांसेस ज़्यादा है, तो देख के रखना आई गेस। ए क्लोज्ड वाक ऑफ ऑड लेंथ 6 मार्क्स में दे सकता है, देने से रहता है कि ए क्लोज्ड वाक ऑफ ऑड लेंथ कंटेन्स एन ऑड साइकिल, और इसको ऐसे भी दे सकता है, जो एवरी क्लोज्ड ऑड वाक कंटेन्स एन ऑड साइकिल। मीनिंग ये की है कि ऑड लेंथ मतलब वाक ऑफ ऑड लेंथ मतलब क्या, क्लोज्ड ऑड वाक ही हुआ, और कंटेन्स एन ऑड साइकिल, दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एक ही है। So this is also we will prove it by induction on length P of the closed arc W. तो suppose P equal to 1, तो हम लोग लेंथ पकड़ लिया, P equal to 1, then W is a closed arc of length 1 which is a loop and hence it contains an odd cycle. तो P equal to 1 पकड़ा with then W is a closed arc, since W closed है, इस बार हम लोग closed arc लिया, तो closed होने से जिस वर्टेक्स से शुरू किया उसी वर्टेक्स में खत्म होना है, तो लेंथ 1 का यही एक पॉसिबल चांस है जहाँ पे एक वर्टेक्स हो और यही खुद पे आके वापस हो। तो तुम सकते हैं एक वर्टेक्स से जो कनेक्ट किया दैट मीन्स इसका लेंथ वाक है, लेंथ 1 है, और ये क्लोज्ड वाक भी हो गया जो कि लूप है, एंड हेंस इट कंटेन्स ऑड साइकिल। ऑड साइकिल मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द साइकिल मस्ट बी ऑड। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइकिल क्या 1 है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, तो लेंथ ऑफ द साइकिल मस्ट बी ऑड। ऑड साइकिल का मीनिंग ही है लेंथ ऑफ द साइकिल मस्ट बी ऑड। तो फॉर सिंपल ग्राफ जहाँ पे लूप ना हो तो हम लोग P ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेगा, तो P ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेता, तो देखो यहाँ पे हम बनाया साइड में, अगर P ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेगा तो देखो इफ P इक्वल टू 3 देन W इक्वल टू W1 सॉरी then P equal to W1 W2 W3 W1। It is also closed arc of length 3। Obviously ये क्लोज वाक है, उसका लेंथ कितना 3 है, बिकॉज 1 2 3 है, तो ये लेंथ 3 का क्लोज्ड वाक है, एंड हेंस इट कंटेन्स एन ऑड साइकिल। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑड है, तो ये एक ऑड साइकिल बन गया, खत्म। नाउ वी कंसिडर एन ऑड वाक ऑफ लेंथ P, W इक्वल टू W1 W2 W3 WP W1। तो इसमें भी वही है, तो लेट हम पहले वो पकड़ लिया, लेट एन ऑड वाक ऑफ लेंथ लेस देन P कंटेन्स एन ऑड साइकिल, तो हम वही पकड़ा। ठीक है, P अगर इक्वल टू 3 के लिए ट्रू है तो P लेंथ N से छोटा के लिए भी ट्रू होना पड़ेगा, और हम लोग दिखाएगा N के लिए ट्रू है, तो हम लोग पकड़ लिया, लेट एन ऑड वाक ऑफ लेंथ लेस देन P कंटेन एन ऑड साइकिल। वी कंसिडर एन ऑड साइकिल ऑफ लेंथ P, W इक्वल टू W1 W2 W3 WP W1। इसका डायग्राम हम पीछे में बनाया, हम बताएगा। इफ ऑल WI आर डिस्टिंक्ट, ये पहला जैसा ये थोड़ा देर पहले किया, अगर सारा WI सारा वर्टेक्स डिस्टिंक्ट हुआ तो डेफिनेटली एक्सेप्ट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, देन क्लियरली इट इज एन ऑड साइकिल, अदरवाइज देयर एग्जिस्ट INJ। तो हम बोल ही दिया वी कंसिडर एन ऑड वाक ऑफ लेंथ P, एक ऑड वाक पकड़ लिया जिसका लेंथ P है विच इज ऑड, यहाँ पे सारा P ऑड ही है बिकॉज ऑड वाक बोल रहा है, तो ऑड वाक बोलना मतलब लेंथ P मतलब P इज ऑड बिकॉज ऑड वाक बोल दिया, तो P ऑलरेडी ऑड है। अगर सारा WI डिस्टिंक्ट हुआ तो डेफिनेटली हम लोग को मिल नहीं गया एक ऑड वाक ऑफ ऑड लेंथ, मतलब ऑड साइकिल में नहीं गया बिकॉज कुछ चेंजेस ही नहीं आया इसमें। बट अगर सारा वर्टेक्स डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, इफ अदरवाइज मतलब नहीं हुआ, देन अदरवाइज देयर एग्जिस्ट INJ सच दैट WI इक्वल टू WJ। तो ऐसा होगा जहाँ पे WI और WJ इक्वल होगा, तो ये WI और WJ कहीं पे रहा होगा, ये WJ, ये दोनों इक्वल रहा होगा।
तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इसको फिर डब्ल्यू आई बना देते हैं। सपोज हम इसको भी डब्ल्यू आई लिख दिया, बिकॉज डब्ल्यू जे था, पर अभी हम बोला डब्ल्यू आई को डब्ल्यू जे। तो तुम देख सकता है, देन वी कैन कंसिडर द टू वर्क एज इन फिगर डब्ल्यू वन इक्वल टू, देखो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू फिर डॉट 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 डब्ल्यू आई के बाद सीधा डब्ल्यू जे प्लस वन जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यू आई भी इसके साथ कनेक्टेड था, क्योंकि जब ये डब्ल्यू जे था तो डब्ल्यू जे और डब्ल्यू जे प्लस वन कनेक्टेड था, पर जब डब्ल्यू जे इक्वल टू डब्ल्यू आई बन गया तो डब्ल्यू जे जिसके साथ कनेक्टेड था तो डब्ल्यू आई भी उसी के साथ कनेक्ट हुआ। तो हम यहाँ डब्ल्यू आई से सीधा डब्ल्यू जे प्लस वन जम मार सकते हैं, फिर ये डब्ल्यू पी जम मार सकता है, डॉट 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 जाता रहेगा, डब्ल्यू जे प्लस वन का फिर डॉट 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 है। ये एक वाक बन गया। और दूसरा क्या बनेगा, डब्ल्यू आई से जो इस तरफ सेपरेट हो गया, जो इस तरफ था, 1 2 3 और डब्ल्यू जे माइनस वन, डब्ल्यू जे, जहाँ पे डब्ल्यू जे इक्वल टू डब्ल्यू आई बोल ही दिया था हम। तो देखो ये क्लोज्ड वाक बन गया। पहला वाक कौन सा बना, ये वाला, फिर से हम बता देता कौन सा बना, ये वाला। और दूसरा वाक कौन सा बना, ये वाला बना। पर तुम बोल सकते हैं खत्म नहीं हुआ, खत्म हुआ है, क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यू आई ही है और ये भी डब्ल्यू आई है, तो अल्टीमेटली ये दोनों सेम ही हुआ, तो ये एक क्लोज्ड वाक ही हुआ। तो तुम देख सकते हैं डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू हम लोग को दो क्लोज्ड वाक मिल गया। देन वन ऑफ देम मस्ट बी ऑफ ऑड लेंथ, से डब्ल्यू वन, एस लेंथ ऑफ डब्ल्यू वन विल बी लेस देन पी। तो क्यों? तब तुम डब्ल्यू वन ले लो या डब्ल्यू टू ले लो, दोनों में से कोई ना कोई एक तो लेस देन पी लेंथ होगा ही होगा, डेफिनेटली दोनों में से कोई ना कोई लेस देन पी होगा ही, या फिर दोनों ही होगा, क्योंकि टोटल इसमें पी ही लेंथ है, तो दोनों में से कोई एक पी से कम होगा ही, दोनों ही होगा। हम लोग डब्ल्यू वन को पकड़ लेते हैं, और सिंस डब्ल्यू वन का पी से छोटा है तो हम लोग ऑलरेडी बोल दिया था लेंथ डब्ल्यू वन से छोटा, लेंथ पी से छोटा होने पे उसमें ऑड साइकिल कंटेन करेगा। तो सिंस इसमें एक ऑड साइकिल कंटेन कर रहा है, पर यही मेन डब्ल्यू का एक पार्ट है, तो ऑब्वियसली वही ऑड साइकिल डब्ल्यू में भी कंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसमें भी कंटेन करता है। तो ये बोला कि डब्ल्यू वन कंटेन्स एन ऑड साइकिल बाय हाइपोथेसिस, तो सिंस डब्ल्यू वन इज इन डब्ल्यू देन डब्ल्यू कंटेन्स एन ऑड साइकिल, मीनिंग वही है। हम फिर से बोल देते हैं, ये बड़ा वाला डब्ल्यू में हमको डब्ल्यू वन मिल गया जिसका लेंथ पी से कम था, तो सिंस लेंथ पी से कम था तो ऑब्वियस सा बात है उसमें एक ऑड साइकिल होगा बाय हाइपोथेसिस। तो डब्ल्यू वन में ऑड साइकिल हुआ, पर डब्ल्यू वन डब्ल्यू के अंदर है तो डेफिनेटली डब्ल्यू में भी ऑड साइकिल होगा। तो हम लोग का प्रूफ हो गया। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा थ्योरम है तो हम समझाने में सक्सेस हुआ व नहीं हुआ, पर अगर कोई डाउट हो तो तुम लोग रिपीट वापस देख सकता है या फिर हमको पूछ सकता है, फ़ोन करके हो, व्हाट्सएप में हो, एनीथिंग। नंबर 7, ए ग्राफ इज बाईपार्टाइट इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स साइकिल आर इवन। और इसको ऐसे भी देता है, और इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो ऑड साइकिल्स, मीनिंग है अगर सारा साइकिल्स इवन है तो डेफिनेटली ऑड साइकिल नहीं है। तो वही बोला इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो ऑड साइकिल्स। यूजुअली नो ऑड साइकिल वाला दे सकता है अगर दिया तो स्टेटमेंट एग्जाम में। तो एक ही चीज़ है, सपोज जी हैज़ एटलीस्ट वन ऑड साइकिल, तो हम लोग को दिखाना नो ऑड साइकिल, तो हम पकड़ लेता है कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए। सपोज जी हैज़ एटलीस्ट वन ऑड साइकिल एंड गिवन दैट जी इज बाईपार्टाइट, ये गिवन है जी इज बाईपार्टाइट, तो हम लोग को दिखाना जी हैज़ नो ऑड साइकिल, हम पकड़ लिया एटलीस्ट वन ऑड साइकिल। तो लेट v1 v2 v3 v4 v5 डॉट डॉट vn v1 बी ऑड साइकिल ऑफ लेंथ 10। तो उस ऑड साइकिल का नाम हम दे दिया v1 से लेके v1 तक ऑफ लेंथ 10। So without loss of generality, if v1 belongs to A, then v2 belongs to B, and so on. क्यों ऐसा क्यों लिखा? Because G बाइपार्टाइट है, तो B बाइपार्टाइट है तो ऑब्वियस बात है जो भी पाथ रहा होगा, I mean जो भी साइकिल रहा होगा वैसा रहा होगा, v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 सॉरी v5 v6 v7 v8 v9 v10। तुम देख सकते हो ये v10 हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ऑड साइकिल बन गया। ये ऑड साइकिल बन गया, पर ऑड साइकिल नहीं बना, ये एक वाकई बना। साइकिल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस V10 को वापस V1 से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो V10 को अगर वापस V1 से कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली तुम ऐसे जोड़ सकता है, तभी ये एक साइकिल बनेगा। पर जैसे तुम इसको जोड़ेगा, ऑलरेडी तुमको यहाँ 9 मिला था, इसको लेके 10 हो जाएगा और ये इवन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले इस V10 से तुमको पहले V9 में V9 या किसी में भी वापस आना पड़ेगा।
आने के बाद इस V9 से V1 में जाना पड़ेगा, तब तुम देख सकते हो वापस ऑड हो जाएगा। क्यों? यहाँ तक 9 था, ये काउंट 10 हो जाएगा, ये काउंट 11 हो जाएगा, तो वापस ऑड लेंथ हो जाएगा। पर जैसे ही ऑड लेंथ हुआ एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। क्यों? क्योंकि सिंस ये एक बाइपार्टाइट ग्राफ है, तो इस V1 के अंदर कोई एज नहीं होगा, पर हम इस V1 के अंदर एक एज दिखा दिया V1 एंड V9 में। V1 से V9 कनेक्टिंग एज दिखा दिया, जो कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है जी इज बाइपार्टाइट। तो हेंस ये लिखा देखो, तो हम इसे लिखा वी के बिलोंग्स टू ए व्हेन के इज ऑड। इसको नाम दे दिया हम ए, इसको नाम दे दिया बी। तो के इज ऑड मतलब V1 V3 V5 V7 V9 डॉट डॉट जाएगा। एंड वी के बिलोंग्स टू वी एंड के इज इवन, मतलब के इज इवन मतलब V2 V4 V6 V8 V10 सारा भी में। तो एज एनी सॉर्ट, सो Vn बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो V1 बिलोंग्स टू ए, but the age Vn and V1 belongs to C, which contradicts that G is bipartite. I guess belong to C नहीं, belongs to A होगा, हम गलती से C लिख दिया होगा। या ये गलती से C लिख दिया, Vn V1 belongs to A होगा। तो तुम देख सकते हो, देखो ये Vn V1, मेरा यहाँ पे लास्ट था V9, तो हम V9 V1 बोला, पर यहाँ पे ऑब्वियस बात है ये n टर्म्स तक है, तो लास्ट में जाके Vn में आएगा और Vn से V1 में जाएगा। तो Vn V1 ए सेट का अंदर ही हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट जी इज बाइपार्टाइट। क्लियरली समझा ना तुम लोग हम क्या बोला? नहीं समझा तो वापस पीछे करना, जो भी है इस डायग्राम में छुपा हुआ, हम डायग्राम में बताया कि यहाँ से V10 तक हम एक वाक बना लिया। वाक बनाने के बाद हम देखा कि ये इवन साइकिल हो गया, तो अगर हमको ऑड बनाना है तो हमको V10 को वापस से V1 जोड़ना पड़ेगा, ताकि ये साइकिल भी बने और ऑड भी हो जाए। तो V1 तक जोड़ दिया, सॉरी V1 तक जोड़ने के बाद ये इवन बन जाता है। तो हम लोग इवन नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग पहले V10 को V9 में जोड़ेगा, फिर V9 से वापस V1 जोड़ेगा, ताकि साइकिल बन जाए। एक बार अच्छे से देखना, नहीं समझ आया तो हमको वापस बोलना। अब कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली मतलब वही, इस बार बोलेगा ऑड साइकिल नहीं है और हम लोग को दिखाना जी इज बाइपार्टाइट। तो कन्वर्सली लेट जी बी कनेक्टेड, हम लोग एक जी कनेक्टेड ग्राफ पकड़ लेते हैं। अगर डिसकनेक्टेड भी पकड़ता है तो इट हैज ए कनेक्टेड कंपोनेंट, और फिर वहाँ से शुरू कर देगा। मीनिंग एक ही है, तो तुम कनेक्टेड पकड़ो या डिसकनेक्टेड पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर डिसकनेक्टेड भी पकड़ लिया तो उसका कनेक्टेड कंपोनेंट है और हम वहाँ से शुरू कर देगा सारा प्रूफ। तो ओके, लेट जी बी कनेक्टेड, वी एज्यूम दैट जी हैज नो ऑड साइकिल। ये हम लोग पकड़ लेगा कि जी के पास कोई ऑड साइकिल नहीं है, और हम लोग को दिखाना जी इज बाइपार्टाइट। नाउ वी टेक V1 बिलोंग्स टू V1 and V1 consists of all points at an even distance from V1। मीनिंग है, देखो हम क्या बोला कि V1 हम V1 में पकड़ा, और V1 में वो सारा आएगा जो इवन डिस्टेंस में V1 से, मतलब ये हो V1 V2 V2 V3। तो V1 और V3 का डिस्टेंस कितना हुआ? 1 2, तो इवन डिस्टेंस हुआ या नहीं हुआ? V1 और V5 का डिस्टेंस देखेगा, देखो V1 V2 V3 V4 V5, तो देखो 1 2 3 4, तो V1 और V5 का भी डिस्टेंस कितना हुआ? 4 हुआ, विच इज इवन। तो इसलिए बोला एट एन इवन डिस्टेंस, तो हम वैसे कलेक्ट कर लिया V1 V3 V5 V7 V9 विदाउट लॉस ऑफ जेनेरेटिव, वैसे कलेक्ट करके दिखाया। ये डायग्राम नहीं बनाने से भी चलेगा, हम बस तुम लोगों को समझाने के लिए बना रहे हैं। ओके, सो तो हम V1 V3 V5 V7 V9 लिया, तो सारा इवन लेंथ वाला ले लिया, तो फ्रॉम V1 इंक्लूडिंग V1। तो वाइल V2 इक्वल टू V माइनस V1, तो V2 क्या होगा? जितना जो मेन सेट ऑफ वर्टिसेस था उससे ये वाला सेट ऑफ वर्टिसेस हटा दो, तो V2 बचेगा। तो ये हो गया मेरा V2, ये हो गया V1। तो ये लिखा V2 इक्वल टू V माइनस V1। तो सिंस G हैज इवन साइकिल, मतलब हम क्या पकड़ा? G हैज नो ऑड साइकिल, मतलब इवन साइकिल, देन एवरी लाइन ऑफ G जॉइंस V1 टू अ पॉइंट ऑफ V2। मतलब ये अगर G इवन साइकिल है तो V1 से लेके सॉरी कहाँ गया, अच्छा हम वापस से बता रहे हैं इसको। तो G हैज एन इवन साइकिल, देन एवरी लाइन ऑफ G जॉइंस पॉइंट ऑफ V1 टू ए पॉइंट ऑफ V2। मतलब G के पास एक इवन साइकिल है। तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन कब बनता है? जब यहाँ पे आ जाता है। पर तुम देख सकता है, वेट ए सेकेंड,
वेट अ सेकंड, if G is not bipartite then there is a line UV joining the 2 points of V1. ओके ठीक है, करेक्ट है। देखो हम फिर से बताते हैं। तो जी में एक इवेंट साइकिल मतलब क्या हम बोल सकते हैं जी V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9। तो ये एक इवेंट साइकिल कंटेन किया है इसमें, जो V1 और V2 कनेक्ट कर रहा है। अब हम लोग को दिखाना G बाइपार्टाइट है, तो हम सपोज पकड़ लेता है इफ G इज नॉट बाइपार्टाइट देन देयर इज ए लाइन UV जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ V1। अब अगर G बाइपार्टाइट नहीं है तो इस V1 के अंदर ही कोई दो वर्टेक्स होगा जो कनेक्ट होगा। तो सपोज हम मान लेते हैं Vn और V1 कनेक्ट है, तो Vn एंड V1 कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ तक अभी तक इवन था, पर ये एक एज ऐड हो गया। ऐड होते ही इवन प्लस 1 क्या हो जाता है ऑड, तो ये एक ऑड साइकिल बन जाता है विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट G हैज नो ऑड साइकिल्स। तो देखो वही बोला इफ G इज नॉट बाइपार्टाइट देन देयर इज ए लाइन UV जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ V1। तो सपोज हम UV मान लिया, यहाँ पे जो V1 को 2 पॉइंट्स को जॉइन कर रहा है, देन द पाथ UV एज UW एंड द एज WU फॉर्म्स एन ऑड साइकिल फॉर एनी W बिलोंग्स टू V2। तो हम फिर से बताते हैं क्या बोला इसमें W वाला पार्ट, इतना समझिए रफली हम क्या बोला कि यहाँ तक इवन था तो इसको एक कनेक्ट होना पड़ेगा, अगर नॉट बाइपार्टाइट नहीं है तो कनेक्ट होते ही ये इवन प्लस 1 एज ऑड बन जाता है विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। पर लिखा कैसे वो देखो, लिखने का तरीका है कि यहाँ U पकड़ लिया, यहाँ एक V पकड़ लिया और इसमें एक W पकड़ लिया, तो डेफिनेटली UV ज्वाइन हो रहा है। अब हमको मालूम है U to W और W to V इवन था, हम डार्क वाला लेता है, हाँ। तो यहाँ पे U, यहाँ पे V, यहाँ पे W, जम नहीं रहा डार्क वाला, वेट, हाँ। यहाँ पे U, कलर भी क्या चूज किया, यहाँ पे U, यहाँ पे V, यहाँ पे W, यहाँ पे V। तब हम क्या बोला ऑलरेडी U to W W to V कनेक्ट है, तो ये एक इवेंट साइकिल फॉर्म करेगा ही करेगा क्योंकि एक दोनों को कनेक्ट कर रहा है। हम तुमको डायरेक्टली V1 V2 V3 V4 V5 V6 ऐसे कनेक्ट करके बता दिया, पर इन लोगों ने U और V पकड़ा एंड W पकड़ा, तो हम बोल दिया U to W W to V कनेक्ट है। पर सिंस ये बाइपार्टाइट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है U और V भी कनेक्ट होना पड़ेगा। तो जैसे U V कनेक्ट हुआ तो ये एक पाथ फॉर्म किया U W V U, मतलब U W V U वापस फॉर्म किया जो कि ऑड बन गया, मतलब 1 2 3 ऑड बन गया। पर क्वेश्चन में बोला था इट हैज नो ऑड साइकिल्स विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस G मस्ट बी बाइपार्टाइट। हम जो इससे पहले में समझाया था वो हम इस पॉइंट में समझा दिया था, इस पॉइंट को यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे U W V पकड़ लिया। एक ही बात है, अगर तुम चाहता है बना के लिख सकता है तो तुम ऐसे लिख सकता है जी V1 से लेके V9 तक Vn तक सारा कनेक्ट किया तब बन गया इवेंट साइकिल। पर सिंस ये बाइपार्टाइट नहीं है तो Vn और V1 को भी कनेक्ट कर देगा और ये बन जाएगा ऑड साइकिल विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। तुम वैसे भी लिख सकता है, पर ये सिंस ये बुक में था तो हम बुक से उतारा इसलिए हम UW ही लिखा, पर हम समझाने के लिए U1 U2 V1 V2 V3 ये यूज़ किया। ये ऐसे जब कनेक्ट करेगा सारा इवन बन जाएगा और इसको कनेक्ट करते ऑड बन जाएगा, वही चीज़ है। तुम लोग काउंट करना जब हम बता रहा था, ध्यान से देखना, और नहीं समझा तो रिपीटेडली वापस देखना, क्योंकि ये ऐसा मैंने ग्राफ थ्योरी ऐसा चीज़ है ना जो एक बार देखने पे समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कुछ सम्स में जो एक बार देखने में समझ में नहीं आता, हम लोग को दोबारा रिपीट देखना पड़ता है। और सिंस ऑब्वियस बात है हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा है तो मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा वीक हो भी सकता है, नो आइडिया, क्योंकि एक्सप्लेन करते करते हम लोग को पता चलता है कैसे एक्सप्लेन करना है, तो मे भी मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन भी वीक हो सकता है। तो कोई डाउट हो तो तुम लोग हमको कॉल करके पूछ सकते हैं जब हम कहाँ क्या बोला, तो हम वापस ट्राई करेगा, हम वो एक्सप्लेन कर दे तुमको। ओके, नेक्स्ट आता है सेल्फ कम्प्लीमेंट्री ग्राफ। तो लेट Gx, V बी ए ग्राफ एंड G बार X, V डैश बी इट्स कम्प्लीमेंट्री ग्राफ। तो V हो गया सेट ऑफ वर्टिसेस इन G, V डैश हो गया सेट ऑफ वर्टिसेस इन G बार, where V intersection V dash equal to 5, obviously 5 होगा because G और G बार complementary ग्राफ है, तो G बार इज द complementary ग्राफ, मतलब V intersection V dash equal to 5 होना पड़ेगा। Then G is said to be self complementary if only if G is isomorphic to G बार, मतलब self complementary तब होता है
जब जी अपना कंप्लीमेंट जैसा ही दिखता हो, जब जी अपना कंप्लीमेंट जैसा ही दिखता हो। यूजुअली जी अपना कंप्लीमेंट जैसा नहीं दिखता है, जी अलग होता है, जी कंप्लीमेंट मतलब या जी कंप्लीमेंट अलग होता है, जिसको जी बार भी लिखा हुआ है। पर अगर जी और जी बार यानी कि जी और जी कंप्लीमेंट एक जैसा दिखने लग जाए, आइसोमॉर्फिक, तब हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ, देखो ये जी है, हाँ सॉरी ये जी है, तो आई गेस हमने गलत बना दिया, ये जी है, तो ये जैसे जी हो गया तो जी बार क्या होगा, डेफिनेटली ये। तो इसमें ये वर्टेक्स नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला एज नहीं है यहाँ पे, ये वाला एज जी में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जी बार होगा। पर तुम देख सकते हो जी और जी बार आइसोमॉर्फिक ही है, क्यों, दोनों एक जैसा दिखता है, यहाँ पे वही है और इसमें वही है, इसमें वही क्यों है, क्यों, ये जो 2 पॉइंट है इसको तुम रोटेट कर दो, मैंने एक्सचेंज कर दो, तो ये ही बनेगा। अब इसको वैसे हम डायग्राम में विजुलाइज नहीं करा सकता, मीनिंग ये है जब तुम इसको इस तरफ ले, मीनिंग हम बता देता है शायद मुख से तुम समझ जाए कि ये दो भी आइसोमॉर्फिक है, क्यों, क्योंकि जब इस पॉइंट को तुम इस तरफ जब तुम इस पॉइंट को इस तरफ फोल्ड करेगा और इस पॉइंट को इस तरफ फोल्ड करेगा तो तुम देखिएगा क्रॉस फॉर्म हो जाएगा, क्रॉस फॉर्म होते ये दोनों आइसोमॉर्फिक होगा। आई गेस हम सिंपल में बता दिया, तुम लोग समझ जाएगा कैसे ये भी आइसोमॉर्फिक है। सो हेंस तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ उसको बोलता है जो एक दूसरे का जैसा दिखे। तो नेक्स्ट थ्योरम है एवरी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ हैज 4n और 4n प्लस 1 पॉइंट्स। तो let G V comma be the self-complementary graph with P points, then number of edges in EG will be equal to number of edges in G bar। क्यों, क्योंकि G और G बार आइसोमॉर्फिक है, तो G में जो जो नंबर ऑफ एजेस होगा वही एजेस G बार में भी डेफिनेटली होगा आइसोमॉर्फिक होने के कारण। वेट अ सेकंड, हम आई गेस यहाँ गलत बोला, हम रिपीट करके हमने गलत बोला, तुम लोग करेक्ट कर लो। ये नहीं लिखना है, ये यूजुअली क्या होता है ई इंटरसेक्शन ई डैश इक्वल टू 5, नॉट वी। वर्टेक्स कभी 5 नहीं होता, वर्टेक्स तो सेम ही रहता है, ई इंटरसेक्शन ई डैश, एजेस 5 होता है। ओके, ये करेक्ट कर लेना है, ये करेक्ट कर लेना, एजेस 5 होता है। ओके, तो ई और ई डैश में कोई कॉमन एजेस नहीं रहता है, बट सिंस दोनों सेम ग्राफ है तो नंबर ऑफ एजेस दोनों सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एजेस इन ई जी विल बी नंबर ऑफ एजेस इन ई जी बार, ये दोनों इक्वल होगा बिकॉज दोनों आइसोमॉर्फिक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई जी प्लस ई जी बार इक्वल टू पी इंटू पी माइनस 1/2। ये इसलिए लिख सकता है, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है जी प्लस जी बार विल फॉर्म ए कंप्लीट ग्राफ, जी प्लस जी बार एक कंप्लीट ग्राफ फॉर्म करता है, हम ये आगे बताया था। और कंप्लीट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होता है, अगर p पॉइंट्स हो तो कंप्लीट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस होता है p माइनस 1/2, p इंटू पी माइनस 1/2। कंप्लीट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस होता है p इंटू पी माइनस 1/2। जी प्लस जी बार कंप्लीट ग्राफ फॉर्म करता है, ये हम पिछला वीडियोस में पढ़ाया बताया हुआ है, अगर तुम देखा है तो तुमको पता होगा। तो जी प्लस जी बार कंप्लीट ग्राफ फॉर्म करता है एंड द नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ इज p इंटू पी माइनस 1/2। तो हम वही लिख दिया है, ई जी प्लस ई जी बार मिलकर p इंटू पी माइनस 1/2 होना चाहिए, बट सिंस ई जी इक्वल टू जी बार तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू ई जी इक्वल टू p इंटू पी माइनस 1/2। यहाँ से ई जी मिल जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एजी इन ई जी विल बी p इंटू पी माइनस 1/4। तो ऑल्सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एजेस विल बी ए इंटीजर, तो डेफिनेटली p को या तो 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा या तो p माइनस 1 को 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, किसी एक को होना पड़ेगा बिकॉज नंबर ऑफ एजेस इंटीजर ही होता है। तो आइदर ऑफ p और p माइनस 1 इज ऑड, कोई एक ऑड होगा तभी जाके अगर p ऑड हुआ तो p माइनस 1 इवन, और p इवन हुआ तो डेफिनेटली p माइनस 1 ऑड होगा, तो मतलब कोई भी एक इवन होने से 4 से डिविजिबल होगा। तो हम बोल सकते हैं p और p माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर p इज ऑफ द फॉर्म 4n और 4n प्लस 1। क्यों, p को अगर हम 4n बनाएगा तो ये डिवाइडेड बाई 4 कट जाएगा, पर अगर p 4n नहीं होता है, अगर p 4n नहीं होता है तो डेफिनेटली p माइनस 1 को 4n होना पड़ेगा, और यहाँ से हमको p मिल जाएगा 4n प्लस 1। अगर p 4n नहीं होता तो p माइनस 1 को 4n होना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 होना होगा, डिविजिबल बाय 4 मतलब मल्टीपल ऑफ 4 होना ही पड़ेगा p को। तो अगर p 4n हो जाता तो ठीक है, अगर p 4n नहीं होता तो p माइनस 1 को 4n होना होगा, यहाँ से हमको p मिल जाता है 4n प्लस 1, तो हम लिख दिया p इज ऑफ द फॉर्म आइदर 4n और 4n प्लस 1। तो ये था नंबर 8, 9, 10,
बस खत्म हो गया, 3 सम्स और है। 9 देखो, लेट जी बी ए ग्राफ ऑफ ऑर्डर n if degree of u plus degree of v is greater than or equal to n minus 1 for every 2 non adjacent vertices u and v of g then g is connected। तो यहाँ पे बोल दिया कि u और v दोनों एडजेसेंट नहीं है, मतलब u और v किसी भी एज से कनेक्टेड नहीं है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस 1। तो ठीक है, हम पकड़ लिया। लेट ई बी द सेट ऑफ एजेस इन जी, तो ई हो गया सारा एज ऑफ सेट है, set of edges in G. Thus, for u, v belongs to E, there exists a path and hence G is connected। मतलब यह है कि जब हम बोल दिया u v belongs to E, मीनिंग ये E में एज है, तो ऑब्वियसली जब हम u v belongs to E बोला, मतलब u और v का बीच में एज है, तो वो एज बिलोंग्स टू E बोला, और सिंस u और v का बीच में एज हो गया तो u v एक पाथ बन ही गया, तो हम लोगों को कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, there exists a path and hence connected। बट हम क्वेश्चन में क्या बोला है, u और v एडजेसेंट नहीं है, तो हम वही पकड़ेगा कि अगर u और v एडजेसेंट नहीं है, मतलब u और v का बीच में कोई एज नहीं है, कोई एज नहीं है मतलब क्या, u v डज नॉट बिलोंग्स टू E। अगर कोई एज नहीं है मतलब u v डज नॉट बिलोंग्स टू E, तो u v डज नॉट बिलोंग्स टू E। देन क्वेश्चन में गिवन ही है du प्लस dv ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस 1 which will implies that there must be a vertex x which is adjacent to both u and v and hence u x v is a path of length 2 hence g is connected। तो इसमें क्या बोला, डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v इक्वल टू n माइनस 1। तब देखो ये हम ये एक पार्ट लिया, सॉरी हम ये एक पार्ट लिया जहाँ पे u v अलग रख दिया, और u v क्या बोलता है, एडजेसेंट नहीं है। तो सपोज हम टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ एजेस हम 7 लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे मेरा n इक्वल टू 7 है, तो डेफिनेटली द डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू 7 माइनस 1, लॉजिकली 7 माइनस 1 विच 6। तो अगर डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v को प्लस करने से 6 हो रहा है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम पकड़ लेते हैं इसका डिग्री 3 होगा और इसका डिग्री 3 होगा मिनिमम, तभी 3 प्लस 3 6 होगा। एक्चुअली बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, पर हम मिनिमम 3 और मिनिमम 3 पकड़ सकता है। तो अगर डिग्री ऑफ u 3 है तो देखो कैसा एडजस्ट एज कैसे बन रहा है, 1 2 3, फिर v का भी डिग्री 3 है, 1 2 3, पर तुमको दिख जाएगा कि ये कॉमन वर्टेक्स आ गया, और इसी कॉमन वर्टेक्स को यहाँ पे क्या नाम दिया, क्या मस्ट बी वर्टेक्स x, इसी कॉमन वर्टेक्स को x नाम दिया, सच दैट विच इज एडजेसेंट टू बोथ u एंड v। तो u में भी एडजेसेंट है v में भी एडजेसेंट है, एंड हेंस u x v इज ए पाथ ऑफ लेंथ 2 एंड हेंस g इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे यही बोला है, हम एग्जांपल लेके बताया, अगर n इक्वल टू 7 ले लेता है तो कैसे होता है, तो वही है, इसमें ये समझने का चीज़ है, बहुत ईजी और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, इसका पीडीएफ नीचे मिल जाएगा, तो हम अगर वीडियो में जहाँ जहाँ बोला है करेक्ट करना तो तुम ऑब्वियसली करेक्ट कर लेना उसको, क्योंकि हम ऑलरेडी पीडीएफ बना के रख दिया है, तो मेरे लिए उसको करेक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो 1-2 जगह ही किया है एरर, शायद हम कहीं पे वो एक ही जगह किया था, उसको करेक्ट कर लेना जहाँ पे हम बोला। तो ठीक है, प्रूव दैट एनी ग्राफ विथ पी पॉइंट्स इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्राफ ऑफ के पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ आने का चांसेस ज़्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं आया तो आई डोंट नो, बट आ गया तो अच्छा बात है, देख सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट जी वी कोमा बी ए रेगुलर ग्राफ आइसोमॉर्फिक टू अनदर ग्राफ जी डैश वी डैश कोमा ई डैश। अब सिंस यहाँ पे के पी बोला तो हम इसलिए रेगुलर ग्राफ लिया, सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट जी वी कोमा ई बी ए रेगुलर ग्राफ आइसोमॉर्फिक टू अनदर ग्राफ जी डैश वी डैश कोमा ई डैश ए रेगुलर ग्राफ। तो हम जी और जी डैश एक रेगुलर ग्राफ किया, मतलब देखो ये रहा जी, ये रहा जी डैश, जी में भी 5 पॉइंट है, जी डैश में भी 5 पॉइंट है। अगर एक रेगुलर ग्राफ लेता नॉर्मली, मतलब जैसे कि हम बोल रहे हैं इसमें हम ऐसे जोड़ दिया और इसमें भी हम जोड़ दिया, तो सीधा ऐसा बात है जी एंड जी डैश क्या है, आइसोमॉर्फिक है, हम उल्टा लेंगे, सॉरी वैसे बात है आइसोमॉर्फिक है जी और जी डैश, तो सीधा से इसमें हम पकड़ लिया v1 v2 v3 v4 v5, तो इसमें हम पकड़ा था u1 u2 u3 u4 u5 पकड़ा था हम, तो वो v डैश में। देन वी कैन एक्सटेंड g डैश टू ए कंप्लीट ग्राफ kp by joining all lines between any two vertex of b dash।
अब यहाँ पे P बोला है, हम यहाँ पे 5 वर्टेक्स का एग्जांपल लिया है, तो मीनिंग ये हम G डैश को एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? ये सारा लाइन को जोड़ देगा। अगर सारा लाइन को जोड़ देगा तो ये क्या बनेगा? K5 बनेगा या नहीं बनेगा? डेफिनेटली K5 बनेगा, बिकॉज ये कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा विच इज K5। और तुम देख सकते हो ये G डैश K5 के अंदर होगा, तो वही दिखा दिया। देखो, तो हेंस बाय जॉइनिंग ऑल लाइंस बिटवीन एनी टू वर्टेक्स, हम सारा लाइन को जोड़ के एक KP ग्राफ फॉर्म कर दिया, एंड G डैश इज ए सबसेट ऑफ KP, और ये G डैश KP का अंदर होगा। दैट G इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्राफ ऑफ KP, मतलब KP का एक सब ग्राफ में ही आइसोमॉर्फिक है, हम वही दिखा दिया। अल्टीमेट जब ये है कि हम एक आइसोमॉर्फिक ग्राफ पकड़ लिया, पकड़ के ये दिखाया कि वो KP का अंदर लाई करता है, तो बहुत सिंपल था, ये आने का चांसेस है, देखना। 11 व्हाट इज K3? K3 हो गया, K3 मतलब K3 इज ए कंप्लीट ग्राफ विद 3 वर्टिसेस, तो 3 वर्टिसेस ले लिया रेड कलर वाला, देखो, और सारा वर्टेक्स को जोड़ दिया, जोड़ने पर देखो एक ट्रायंगल बना, तो इट इज ए ट्रायंगल। K4 वर्टेक्स इच ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड, तो K4 मतलब क्या? नॉट K4, ये हम गलत लिख दिया, इट शुड नॉट बी K4, ये भी करेक्ट कर लेना, इसको लिखना ग्राफ विथ वर्टेक्स ईच ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड, क्या होगा? तो देखो, हर 4 एज बना दिया, हमें एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है, इसको रहने दो, ये हम क्वेश्चन ही गलत दे दिया। ओके, ये क्वेश्चन गलत दे दिया, ये हम क्वेश्चन गलत दे दिया, लिखने का तरीका गलत हुआ। ठीक है, नंबर 13 देखो, आर द फॉलोइंग ग्राफ आइसोमॉर्फिक। एक्चुअली ये बहुत पहले का बनाया ना, मेरा बीच में गैप चला गया ड्यू टू पर्सनल रीजन, हम बना नहीं पाया, तो ये प्रेजेंटेशन बहुत पहले का बना के रख दिया, तो इसलिए शायद कंफ्यूजन लग गया हमको थोड़ा। ठीक है, आर द फॉलोइंग ग्राफ आइसोमॉर्फिक, तो सपोज G और G बार दिया हुआ है, तो डेफिनेटली नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम G में देख सकता है हर एक वर्टेक्स का, G में हर एक वर्टेक्स का डिग्री 3 है, तुमको देखिए हर एक वर्टेक्स का डिग्री 3 है, वहीं पे G बार में हर एक वर्टेक्स का डिग्री 2 है, हर एक वर्टेक्स का डिग्री 2 है, तो सिंस डिग्री नंबर ऑफ डिग्री ही अलग हो गया, तो डेफिनेटली ये ग्राफ कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ओके, सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंच ही गया। So that a 4 regular graph having 15 vertices cannot be bipartite, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, तो लेट 4 रेगुलर ग्राफ भी बाइपार्टाइट, हम मान लेते हैं बाइपार्टाइट है 4 रेगुलर ग्राफ, तो ये रहा 4 रेगुलर ग्राफ हम बनाया ऐसे। अब 4 रेगुलर ग्राफ है, तो मीनिंग ये 4 रेगुलर ग्राफ का मतलब ये है कि उस रेगुलर ग्राफ में हर एक वर्टेक्स का डिग्री 4 होना ही होना है। तो सिंस ये एक बाइपार्टाइट ग्राफ है, तो V को A यूनियन B में डिवाइड कर सकता है, ये A है, ये B है, A यूनियन B में डिवाइड कर दिया, A इंटरसेक्शन V है 5 है, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन वर्टेक्स इज 15। अब ऑब्वियसली हम यहाँ पे 15 वर्टेक्स तो नहीं बना सकता, तो हम 9 वर्टेक्स बनाया, तुम लोग उसी में देख लो, जस्ट हम समझाने के लिए बनाया। हाँ, तो नाउ से ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू P, तो ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 15 माइनस P। सपोज हम बोलता है A में P एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली बात है B में 15 माइनस P होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि V में टोटल 15 है, अब उस 15 में से P A में आ गया, तो बच्चा कितना 15 माइनस P, वो ऑब्वियसली B में होगा। Now since each vertex of both the sets are joined by line, अब सीधा सवाल है, ये बाइपार्टाइट है तो सब ऐसे जॉइन है, जॉइन होगा, तो जॉइन होगा, तो देन समेशन D ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ D ऑफ U, जहाँ पे D ऑफ V के लिए V बिलोंग्स टू A एंड D ऑफ U के लिए V बिलोंग्स टू B। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बताते, देखो हम बोल रहे हैं कि 4 रेगुलर है, तो ऑब्वियस सा बात है डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 4, तो हम पहले बनाते 1 2 3 4 बना दिया, फिर यहाँ से भी 4 हम अलग कलर ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4 डेफिनेटली। एक और कलर क्या लेगा, हम येलो ले लेते हैं, 1 2 3 4। फिर एक और कलर ले लेते हैं हम, आई थिंक इस बार रेड ले लेते हैं, 1 2 3 4, और फाइनली हम ब्लैक ले लेते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें टोटल डिग्री कितना होगा? देखो, ये 4 दे रहा है, ये 4 दे रहा है, ये 4 ये 4 ये 4, टोटल 5 वर्टेक्स है, तो टोटल डिग्री इसमें 20 होगा। इसी में भी, इसमें अगर तुम देखिएगा ये 5 दे रहा है, क्यों? क्योंकि 5 का 5 वर्टेक्स से इसमें आ रहा है, तो ये 5 दे रहा है, 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 पर इसमें 4 है, तो 5 + 5 + 5 20, तो ये दोनों इक्वल हो रहा है। मीनिंग वही है, जब बाइपार्टाइट होता है तो बाइपार्टाइट के केस में इसमें जो नंबर सम ऑफ द डिग्रीज होगा वही इसमें भी होगा, तो वही हम लिखा, दिस सम ऑफ डिग्रीज ऑफ V इज इक्वल टू सम ऑफ डिग्रीज ऑफ U, जहाँ पे V A का है और U B का है। तो अवश्य बात है,
तो सिंस इसमें p वर्टेक्स है और ईच डिग्री का 4 है, तो 4 इंटू पी इसका टोटल डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बोला था जब ईच वर्टेक्स डिग्री 4 है और इसमें 5 वर्टेक्स है तो 4 इंटू 5 किया था, बट इसमें p वर्टेक्स है तब 4 इंटू पी होगा। सिमिलरली इसमें होगा 4 इंटू 15 माइनस पी, तो यहाँ से तुमको निकलेगा 8p इक्वल टू 16, यहाँ से p निकल जाएगा 15/2, ये फ्रैक्शन। पर p क्या था? p क्या था? ऑब्वियसली बात है, p एक इंटीजर था, जो भी हो p एक इंटीजर होना था, पर मेरा फ्रैक्शन निकला विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हैंस फोर रेगुलर ग्राफ विथ 15 वर्टेक्स कैन नॉट बी बाइपार्टाइट, मतलब बाइपार्टाइट होने से ही हमको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है जो कि इम्पॉसिबल है। सो ये था नंबर 14 वाला। डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में कट वर्टेक्स का पर ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन बना लिया है, हम आज या कल में वीडियो बना के अपलोड कर देगा। और कोई भी डाउट हो तुम लोग हमको पूछ सकता है, और ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम लोग सपोर्ट करेगा तभी हम लगातार वीडियोस बना पाएगा। तुम लोग का ख़त्म होने के बाद भी नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए दूसरा स्टूडेंट के लिए भी हम बना सकेगा। सो कमेंट करना, कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ हो या हमको पर्सनली भी तुम लोग मैसेज कर सकता है, हम अपना फुल सपोर्ट करेगा, फुल ट्राई करेगा हेल्प करने का। सो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7896459540, और तुम लोग मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकता है जो कि है -+, एक सेकेंड, -+, मतलब ये डैश एकेडमी एक साथ ही है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, बोथ इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तुम लोग इसको फॉलो कर सकता है, और फॉलो करना को सब्सक्राइब तो जरूर करना। चलो, थैंक यू।